बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। मैं हूं एहसन हमीद राजा। आज के हमारे जो मेहमान हैं आलमगीर ख़ान, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली, और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं जिन्होंने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है, फ़रज़ाना याकूब, साबिक मेंबर असम्बली आज़ाद कश्मीर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब ख़ान की बेटी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर ख़ान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर में जो जुल्म सितम रवा रखा जा रहा है, ख़ास करके मोदी की हुकूमत की जानिब से, और RSS का नज़रिया लिए जो मोदी सरकार है दिन दहाड़े वहाँ पे नौजवानों का कत्लेआम कर रही है। साथ अगर आपको इस हवाले से भी बताया जाए कि भारत कश्मीरियों की जदोजहद है उसको दबाने के लिए काले कवानीन का इस्तेमाल भी बेदरेक कर रहा है। जो आलमी कवानीन हैं उनकी पासदारी कैसे की जा सकती है, और ख़ास करके जो बैनुल अक़वामी दुनिया है उसका क्या रोल बनता है, इस हवाले से आलमगीर ख़ान साहब क्या समझते हैं कि जो काले कवानीन हैं उन्हें रोकने के लिए पूरी दुनिया खामोश तमाशाई आखिर क्यों बनी हुई है? जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्टूडियो में दावत देने की। देखिए, कश्मीर का जो इशू है वो ये कोई 7 दहाइयों पे मुहित है। क्या मैं पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो है ना भारत ने एक साजिश के तहत जो है ना कश्मीर में अपने फौजों को दाखिल कर दिया था और वहाँ मकबूजा कश्मीर पर उसने कब्जा कर लिया। मकबूजा कश्मीर पे कब्जा करने के बाद जो कश्मीरी अवाम है, मेरे ख्याल में 70-72-73 सालों से आज जिस जज्बे और जुनून के साथ कुर्बानियों का एक लाजवाब जो है ना जो कुर्बानियाँ दे रही है, और कुर्बानियों का एक लाजवाब दस्तान है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी आप ये देख ले कि ये जो सन 2019 में ये कश्मीर और जो भारतीय पार्लियामेंट है, जी जी बिल्कुल, वो 370 और 35 के 370 और 35 एक कहते जो उन्होंने एक जो चूंकि एक जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करके वहाँ जो है ना मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को जो है ना 2 कौंसलों में डिवाइड किया जी। और फिर जो मकबूजा कश्मीर है उसकी तो असेंबली होगी और लद्दाख जो है ना वो बगैर असेंबली के, ठीक है ना, और डायरेक्ट मरकजी हुकूमत के अंडर कर दिया वो किया ना। अब इसमें ये जो 35A है, ये असल में ये तो कानून, ये जो आर्टिकल है ये वहाँ कश्मीर जनाब एक चूंकि एक स्पेशल स्टेटस था और यानी नीम खुद मुख्तार रियासत थी, और ये जो भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट के जो कवानीन थे वो भी मतलब ये है कि असेंबली जब तक कोई करारदाद पास नहीं करती थी तो वो भी लागू नहीं होते थे, और आप चूंकि उसको बिल्कुल मरकजी हुकूमत के जनाज़े इंतजाम हो जाए, और उसमें आप ये देखें कि ये 35A जो है इसके यानी ये एक ऐसी जो है ना आर्टिकल है कि इसमें कश्मीरी जो है ना बाहर यानी कश्मीर के बाहर लोगों को ज़मीनें नहीं बेच सकते थे ना, और बाहर का जो कोई आता था तो वो ज़मीनें वहाँ नहीं खरीद सकता था। लेकिन अब चूंकि ये जो स्पेशल जो स्टेटस है ख़त्म करने के बाद जाहिर है आप वहाँ जो इंडिया से लोग आएंगे वहाँ ज़मीनें खरीदेंगे, तो वहाँ जो मेजॉरिटी है यानी मेजॉरिटी को अक़लियत में बदलने के लिए ये एक जना बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि जो भारतीय इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत फस्ताई हुकूमत कह सकते हैं है। लेकिन सवाल ये है कि और फिर दूसरी ये है कि आप चूंकि ये तो कानून उन्होंने पास कर दिया था, फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गए इसी आर्टिकल के खिलाफ जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रेक्टिफाई कर दिया ना। लेकिन सवाल ये है कि चूंकि ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पे जो कश्मीर का जो रेजोल्यूशन है जी बिल्कुल प्लेबिसाइड जो अस्तवाब राय जो एक बुनियादी उनका उस पे मौजूद है, तो लिहाजा ये है कि इंडिया के कानून आइन से या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं समझता हूँ कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कश्मीर का तो चूंकि बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है,
اور اس پہ دیکھیں یہ انڈیا نے ایک بہت ہی بڑا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم اٹھایا ہے سیکورٹی کونسل کے اگینسٹ جو ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اور خاص طور پر وہ ممالک جو مطلب کشمیر کے جو کاز ہے ٹھیک ہے نا, جو ہماری جو مسلم کنٹریز ہے مطلب وہ بھی اس پہ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے نا. جی بالکل. سیکورٹی کونسل کے جو ممبر ہے انہوں نے بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا نا. صحیح. تو لہٰذا یہ ہے کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کہ جو ڈپلومیسی ہے کشمیر کے معاملے میں اس پہ بڑی جو ہے نا ایز اے نیشن بڑی یونٹی کی ضرورت ہے. اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چونکہ ہمارے جب بھی ہمارے جو حکومت آتی ہے تو وہ حکومت اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. اس میں اندرونی جو ہے نا چونکہ اتنی پولرائزیشن ہوتی ہے کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے نا پاکستان کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو جس دن پاکستان کے اندر کوئی یونٹی والی حکومت آئی اور اس کشمیر کے ایشو پہ میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کشمیر کے جو کاز ہے اس کے لیے جو پاکستانی جو فارن پالیسی ہے اور ڈپلومیسی ہے اس کو بہت زیادہ فعال ہونا چاہیے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اسے بہت زیادہ فعال ہونا چاہیے, مضبوطی سے کام کرنا چاہیے. میں فرزانہ یعقوب صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے اس حوالے سے جانوں گا. ایک تو جو سونیا گاندھی ہیں کانگریس کی رہنما, انہوں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مودی حکومت مکمل طور پر ایک آمر کی طرح کام کر رہی ہے. یہ میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ایک آمریت کی حکومت ہے وہاں پہ ایک آمر وہاں پہ حکومت کر رہا ہے. اور جس طرح بھارتی سپریم کورٹ کو اپنے انڈر کیے ہوئے ہے اور جس طرح 370 اور 35A کو ریووک کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. لیکن دنیا پھر بھی خاموش ہے. آپ P5 کنٹریز کی بات کریں وہ اس پر بات نہیں کر رہے. OIC کی بات کی جائے تو OIC نے بھی ایز سچ صرف بیانیے کی حد تک ایک بیان تو دیا ہے لیکن کچھ کرنے سے قاصر ہے. وجوہات کیا ہیں, کیا سمجھتی ہیں آپ کی کن وجوہات کی بنا پر کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جی سونیا گاندھی صاحبہ جو کچھ بھی کہیں, لیکن جب کانگریس کی حکومت رہی ہے بہت پہلے تو ان لوگوں نے بھی کچھ کشمیریوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک روا نہیں کیا. تو ان کی کسی بات کا جو ہے وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سارے جو ہے یہ ایک ہی سکے کی دونوں سائڈ ہیں, چاہے وہ کانگریس ہو یا پھر مودی کی پارٹی ہو. کوئی بھی آئے اس کی ہمدردی کبھی بھی کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے. مودی اور RSS جو ہے, BJP بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ اپنا مینیفیسٹو فالو کرتی ہے اور مینیفیسٹو میں وہ ہمیشہ کلیئرلی لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا تھا کہ جی بابری مسجد گرائیں گے گرائی. اس کے بعد وہاں کے کورٹس نے کیا فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے جی تو کوئی اس کے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ نہیں آیا. اسی طرح سے اپنے گورو کے وقت میں کوئی کشمیروں کے حق میں فیصلہ نہیں آیا بلکہ فار دا کلیکٹیو کانشیس یہ پہلی دفعہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے, فریزز استعمال کیے گئے بائی دا سپریم کورٹ آف انڈیا. ایک باقی سب کو مطمئن یعنی کہ انڈین کو مطمئن کرنے کے لیے اس شخص کو جس پر کہ اس کا گناہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بنتا تھا اس کو مارا گیا, اس کو پھانسی لٹکایا گیا. اور وہاں کا یہ حال ہے کہ ہمارے کشمیریوں کو جب وہ مار بھی دیتے ہیں تو پھر ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے فیملی کو نہیں دیتے. آپ علی گیلانی صاحب کا حال دیکھیے کہ ان کا جو ہے جنازہ تک بھی پڑھنے دیا, خود ہی چھین کر لے گئے. ہمارے پیارے قائد کی جو جد خاکی ہے اس کو وہ چھین کر لے گئے اور پھر خود ہی انہوں نے ان کو دفنایا. اور وہاں پر انہوں نے آج جبکہ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں آج بھی وہاں پر انہوں نے سبھی کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پر کشمیریوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے. تو ہندوستان کا ایک ڈر اور اس کی اتنی بری حالت ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل چینجز تو لے آیا ہے لیکن پھر بھی وہاں سے کشمیر سے اپنی فوج کم نہیں کر پا رہا. عالمگیر صاحب نے کافی تفصیل سے کشمیر کی ہسٹری اور اس کا کرنٹ اسٹیٹس بتایا. تو انٹرنیشنل دنیا ہے وہ سارے اپنے بیسٹڈ انٹرسٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. کشمیر کے بارے میں انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن ہیں جو باقی ممالک ہیں ان کے پاس الفاظ ہیں, ان کے پاس کوئی ایکشن پوائنٹ نہیں ہے. صرف الفاظ ہیں اور ہمدردی کا بہت شکریہ کیونکہ ہمارے حق میں بات کرتا ہے, ایران ہمارے حق میں بات کرتا ہے, کبھی کبھار ملیشیا بھی ہمارے حق میں بات کر دیتا ہے. تو جو ملک ہمارے حق میں بات کرتا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں. ہمارا اصل وکیل جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان جب بھی یونائٹیڈ نیشنز میں کوئی بھی پاکستانی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا
ہوتا ہے وہ اپنی تقریر میں کشمیر کا ضرور ذکر کرتا ہے. OIC میں کشمیر کانٹیکٹ گروپ ہے جہاں پر کے فیر حاصل گفتگو ہوتی ہے، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ بات ہی ہوتی ہے، کوئی ایکشن پوائنٹ نہیں ہے. پاکستان کے پارلیمان میں جو ہے 2019 میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، یہ کہا گیا کہ کیا ہم جنگ کریں، تو ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہی ہتھیار ڈالنے والی باتیں کر دی گئی، جس کا فائدہ ہندوستان نے یوں اٹھایا ہے کہ اب ان کے جو ہے چھوٹے چھوٹے فوجی جن کو ہم مطلب یعنی کہ پاکستانی فوج کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اب اڑیاں اور کڑیاں دیتے پھرتے ہیں. ان کے پبلک کامنٹس آتے ہیں کہ جی انڈین آکوپائڈ کشمیر کا تو معاملہ حل ہو گیا، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کی طرف، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان کی طرف. تو یہ اتنے مطلب یعنی کہ ان میں ہمت آ گئی ہے. ایک وہ وقت تھا کہ جہاں پر جو ہے فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور ہمت نہیں ہوتی تھی ہندوستان کی کہ وہ اس قسم کی بات کریں. جی بجا کہا آپ نے. 2019 کے بعد سے جو ہے ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتا ہے. اسے ایک محصور قوم کو جو ہے اور تکلیف اور اذیت میں رکھا ہوا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی کامیابی ہے جس پر کہ وہ بات کرتا رہتا ہے. ہم کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو کشمیر کمیٹی ہے، جو اس سے ریلیونٹ منسٹریز ہیں، جو پاکستان کے ریپرزینٹیٹیو ملک سے باہر جا کر کشمیر پر بات کرتے ہیں، تو پلیز اپنے ساتھ کشمیریوں کو لے کر جائیں. کشمیری جب اپنی رودات سناتا ہے تو وہ دوسروں پر اس کا ایک بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے، دلوں تک بات پہنچتی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب آپ کشمیریوں کی کہانی سنتے ہیں. تو پلیز کشمیریوں کو انوالو کیجیے. ہمارے جو نوجوان ہیں بہترین طریقے سے وہ اس قضیے کو بیان کرتے ہیں، ان کو ساتھ رکھیے. نہ صرف یہ جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر بات ہے بلکہ لا فیئر پر بھی کام کیجیے. بہت سارے کیسز ہیں جو کہ لانچ کیے جا سکتے ہیں ہندوستان کی فوج کے خلاف مختلف ممالک میں. کچھ ہمت کر رہے ہیں کشمیری پر بحیثیت ایک قوم، ایک ملک پاکستان کو بھی اس فرنٹ پر تھوڑا اور بھی آگے آنا چاہیے اور نوجوان نسل کو انگیج کیجیے. ود ان پاکستان کی یونیورسٹیز میں کشمیر کے بارے میں بات کرنا، کیا لائنوں تک مطلب یعنی کہ نہ صرف اپنی باتوں سے لیکن اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ہم کر سکتے ہیں. جی ٹھیک. جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ ایک تو ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر کشمیر کا ایشو ہے، دوسرا مڈل ایسٹ کرائسس اس وقت پیک پر ہے. فلسطین کے اندر 20,000 کے قریب وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں اور سب سے زیادہ جو تعداد ہے ان میں بچوں کی ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن کی جا رہی ہے. عالمگیر خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو OIC کا رول ہے اور جس طرح OIC نے رول دیا، کیا یہ اتنا ہی کافی ہے یا اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے یہ OIC اور عرب لیگ جو ہے نا ابھی ریسنٹلی جو ہے نا جب یہ 7 اکتوبر سے یہ اسرائیل نے اپنی بربریت اور جریت شروع کی اور اس میں جس طریقے سے جو ہے نا وہاں جو پناہ گاہیں ہیں، جو ہاسپٹلز ہے، جو اسکول ہے، یہ تو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. جو خاص طور پر وہ جو نا پناہ گاہیں جو یونائٹڈ نیشن کے زیر انتظام ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہاسپٹل بھی بالکل وہ ہوئی تھے اور پھر جو لوگوں نے ہاسپٹل میں پناہ لی ہوئی تھی وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا. یہ ہے کہ یعنی اب تو جو کیجوالٹیز ہے یا شہادتیں جو ہے نا وہ 20 سے بھی میرے خیال میں تجاوز کرتی ہیں. جی بالکل. اور اس میں 70 جو ہے نا 70% بچے اور خواتین، ٹھیک ہے نا. تو غزہ کی پٹی کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. مطلب وہ خان یونس جو مہاجر کیمپ ہے اور پھر وہاں کے جو ہاسپٹلز ہے وہاں یعنی وہ بالکل ڈسکریمنیٹلی جو ہے نا ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. جی. اچھا پھر اس میں یہ جو عرب لیگ کی اور OIC کی جو مشترکہ اس پہ وہ ہوئی تھا، اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی میرا خیال ہے کہ صرف جسٹ جنگ بندی کے لیے اور بات چیت کی گئی کی رسائی کی جو انہوں نے بات کی تھی. جی بالکل. اس میں بھی پھر اب بھی جو 99 جو یونائٹڈ نیشن چارٹر کا جو آرٹیکل ہے، ٹھیک ہے نا، جو سیکرٹری جنرل کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ عرب لیگ کی درخواست پہ انہوں نے جناب سیکرٹری جنرل نے سیکورٹی کونسل کو لکھا. پھر وہ جناب سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں کوئی 15 جو نا ممبر نے جناب پارٹیسپیٹ کیا تھا، جس میں سے 13 نے حق میں ووٹ دیا تھا، برطانیہ غیر حاضر رہا اور امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا.
और वीटो के साथ ही अमेरिका ने कोई 14,000 टैंक के गोले जो है ना, यानी कोई 10 करोड़ 65 लाख डॉलर के जो है ना वो साइन कर दिया था एग्रीमेंट, बगैर कांग्रेस के जायजे के, या इतने इमरजेंसी में यानी उनको ये सब कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया था। और अभी भी उनके अब्दोज और जो है ना जंगी जो बड़े जो है ना वहाँ पे खड़े हैं फलस्तीन इसराइल की हिफाजत के लिए। तो देखिए अब ये दोहरा म्यार है उनका। इसमें मैं आपको राय साहब ये बताऊँ ना कि अभी अरब लीग है या OIC है जी, लेकिन या मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान है, हम हमेशा ये बात करते हैं कि अरब लीग या OIC के जो ममालिक है वो कैसे फलस्तीन की जो है ना मुस्लिम फलस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। क्योंकि कुवैत को आप देखे, बहरीन को देखे, कतर को देखे और जॉर्डन को देखे, ये वो ममालिक है जो आज भी अमरीकी फोर्सेस के बेसिस है। बिल्कुल ऐसे ही, यानी कुवैत में 13,900, बहरीन में कोई 8,000 है और उसमें जो है कतर में, और जो उर्दन है, उर्दू का जो ईयर बेस है वो भी शाम और इराक के जासूसी के लिए जरा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब एक मुल्क रह जाता है पाकिस्तान है या टर्की है, लेकिन अब पाकिस्तान की अपनी हालत यह है मईशत के लिहाज से हम वर्ल्ड बैंक, IMF के और ये बाकी जो एक्टिविटीज है उनके हम मकरूज है, और IMF के से कर्जा लेने के लिए भी हमें अमेरिका में लॉबी करनी पड़ती है कि वो जना हमें वो कर दे। तो ऐसा हालात में मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है कि जो मुस्लिम कंट्रीज जो है ना उन्होंने अपने लिए और अपनी हुकूमतों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका का सहारा लिया हुआ है, वो फलस्तीन के मुसलमानों की क्या मदद। मैडम इस हवाले से आपकी तरफ आऊँगा और यूनाइटेड नेशन के रोल के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या समझती हैं कि साउथ एशियन रीजन के अंदर कश्मीर डिस्प्यूट, और साथ अगर आप देखें तो जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है, इसी हवाले से अगर आप देखें यूक्रेन और रशिया की जो वार है, वहाँ पे भी कोई सालसी का किरदार एज सच नहीं उठाया जा सका, ना किया जा सका यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, वो इस हवाले से भी कहा जाए तो वो पीट रहे हैं, वो मजम्मतें कर रहे हैं, वो बारहा कह चुके हैं, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक मुर्दा घोड़े की तरह है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये जो कंटिन्यूटी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और उसमें यूनाइटेड नेशंस का देखा जा रहा है कि कोई बस नहीं चल रहा। अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी जब जहां जो दिल चाहता है वो करते हैं, और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल उनको रोक ही नहीं सकती। हालत यहाँ पर ये है कि 5 मुल्कों के पास वीटो का हक है, और इसका तो मतलब यानी कि हाल ये है कि आपने मतलब यानी कि बिल्ली को रखा हुआ है किसकी हिफाजत पर? दूध की हिफाजत। सही। मतलब यहाँ पर इंसानी हकूक और इस तरह की बातें अमेरिका और उसके इत्तेहादी किसके लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं, चाइना के लिए करते हैं। इस मुख्तलिफ जो है, चाहे वो लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, हर जगह पर अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। अमेरिकन बिलीफ ऑफ ह्यूमन राइट्स, आर वे ऑफ लिविंग जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जहाँ पर अमेरिका का दिल चाहता है तो वो इन्हीं ह्यूमन राइट्स को जो है वो बिल्कुल बुरी तरह वायलेट कर देते हैं, बल्कि लिटरली फेंक देता है। सारी दुनिया अब ये देख रही है। अभी जैसे उनके जो है जो लेटेस्ट हुआ है एक जो उन्होंने जो वीटो, और वो हमेशा हर दफा अमेरिका वीटो करता है कोई भी अगर ऐसी रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की जाए जिसमें इसराइल के बारे में हल्का सा भी इख्तिलाफ पाया जाए, अमेरिका फौरन उसको वीटो करता है। इस सबके सामने बात आ गई है। ये यूनाइटेड नेशन की वही आप बहुत याद करेंगे OIC क्यों बनी थी और कब बनी थी, और उससे पहले क्या हालात थे जो मुसलमान ममालिक जो है वो साथ मिलने पर मजबूर हो गए थे। वो यही इनकी ये जो दहशतगर्दी है, ये इन ममालिक की दहशतगर्दी है जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है वो परेशान है और कुछ नहीं कर पा रही। यूनाइटेड नेशंस के अपने स्टाफ को इसराइल जो है वो टारगेट कर रहा है, उनको गजा में कत्ल कर रहा है। मतलब यानी कि न्यूमरस ओवर 100 people have been murdered by Israel। अच्छा, जर्नलिस्ट को देखें तो उनकी टारगेट किलिंग हो रही है। मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के जो रिप्रेजेंटेटिव ना सिर्फ उनकी टारगेट किलिंग हो रही है बल्कि उनकी फैमिलीज को भी मारा जा रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। जी एग्जैक्ट। हमें ये कहना
पड़ रहा है कि अगर अपनी जान बचानी है तो खुद ही हथियार उठाकर जान बचानी पड़ेगी। और इसराइल ये भी कह रहा है कि जी हमास जो है वो चूंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और चूंकि वो इलेक्शन लड़कर आई हुई है, तो इसका मतलब है कि सारे जो गाजा के रहने वाले हैं वो टेररिस्ट है, इसे सबको मारना चाहिए। तो उन्हें उनकी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो बता रहे हैं कि हमास की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। वहाँ की आवाम इस कदर तंग आ चुकी है इसराइल से कि वो कहता है कि जो कोई भी हमारा साथ देगा इस मुल्क से, इस हुकूमत से जंग करने में हम उसके साथ हैं। जी मैडम, ठीक, उसके साथ मिलकर जंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है। जी जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब मैं व्हाट एल्स इज देयर टू लूज, तो मेरा मालो मता जो है, जो मेरे प्यारे हैं, वो भी कुछ भी महफूज नहीं है, तो फिर मैं खुद भी मर जाऊं और बाकी लोग भी मर जाएं। जी मैडम, खासा पहुंच जाते हैं तो फिर आप निडर हो जाते हैं। और आप देखिए कि गजा में वहां पर लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से लड़ाई की जा रही है। जहां पर 1000 बुलेट्स आती हैं या मिसाइल आते हैं तो 1-2 ही निकल पाते हैं हमास की तरफ से मिसाइल, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पर हो रहा है। और वहां की आवाम चाह रही है कि कोई हमारे हक में ना सिर्फ बात करे, लेकिन ये जो जंग है अब इसको खत्म किया जाए। और मैडम आपका पॉइंट आ गया, बातों से नहीं मानते। नाज़रीन आपको बताएं कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ उस हवाले से भी चीज़ें शामिल करनी थी। हल्का बंदियों के हवाले से आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ख़ास करके इस्लामाबाद में जो हल्का बंदियों का मसला है उस हवाले से आलमगीर खान साहब, क्योंकि आप डेफिनेटली हल्का एन ने जो 47 है उससे इलेक्शन लड़ेंगे, इस हवाले से भी कहा जा रहा है। तो क्या समझते हैं कि पीटीआई का जो टिकट है वो आप हासिल कर सकेंगे या आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे? ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी देखिए, एक तो जो हल्का बंदियों का जो पहले तो बलूचिस्तान का था, खुजदार के 2 सूबाई SFU के वहाँ जो हल्का बंदियाँ हुई है, तो उस पे जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट था उसने वो कर दिया था, ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन उस पे ये था, डिसीजन दे दिया था कि ये दोबारा जो है ना किए जाए। लेकिन चूंकि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जो है ना चला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर पास कर दिए कि जब इलेक्शन शेड्यूल एक दफा उसका ऐलान हो जाए, ठीक, तो उसके बाद ये हल्का बंदियां और इस किस्म की चीजों की कोई जो है ना ओजता और जरूरत नहीं रहती है ना। जी जी, ठीक है। यही सेम जो है ना ये जो केस है हल्का बंदियों का, ये जेलम का भी है, वजीराबाद का भी है और गुजरांवाले का भी है। और गुजरांवाले यानी आज मैं जो पढ़ रहा था उसमें ये कहा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने अपने जिले में एक सीट जना, एडिशनल सीट जना उसने क्रिएट किया था, ठीक, उस हल्के। अच्छा, इसी वजह से आवाज उठ रही है क्या? लेकिन उन्होंने तो डिनाई भी किया इस हवाले से, उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल किया है, लेकिन उस पे फिर आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, सही, उन्होंने मुतालबा किया कि जी इसको फौरी हटाया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन 3 फ्री और फेयर इलेक्शन की जो ना कोई तो नहीं। लेकिन 3 बड़ी पार्टी सपोर्ट कर रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है और MQM भी, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहने चाहिए। देखिए उसमें मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को तो है काफी तोफ़ाज़ात है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक, और मुस्लिम लीग नून ही जो ना उनके साथ हर लिहाज से जो भी इक़दाम वो उठा रहे हैं, करे उनको बिल्कुल वो करे, रेक्टिफाई करे कि जी ठीक है ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। अच्छा सर जी, NA47 से आप क्या कहेंगे कि इलेक्शन लड़ेंगे वहाँ से और PTI का टिकट गेन कर लेंगे? देखिए कोशिश तो है, और वैसे मैंने जो कागजात लिए हैं या मेरा जो मोड है इलेक्शन का वो ये है कि चूंकि हमने ये मैंने खुद एक फैसला किया है कि अगर तो मतलब ये है कि जिस तरीके से PTI के साथ हो रहा है, जिस तरह उमेर न्याजी जो है ना बैरिस्टर जो है ना उसके बाप जो है खो गए थे अपने लिए, और उमेर न्याजी के लिए जो फॉर्म उसने लिए थे तो उधर ही पुलिस वालों से छीन लिए थे। और यकीनन इस्लामाबाद में भी जो 9 मई में जिन लोगों का नाम है, अगर वो जाएंगे तो उनके साथ यही जो ना रवैया किया जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो हमने उस सूरत पे हमने किया था कि जी अगर कोई ऐसी कोई बात सुताल आई तो हम फिर मैदान में आएंगे। तो फिर आप आजाद खड़े होंगे? अगर इलेक्शन इसलिए नहीं मेरा वो है कि मैं कोई PTI में इसलिए शामिल हूँ कि मैंने यहाँ से कोई वोट हासिल करना है या कोई टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। जी सर, ठीक। इसी बुनियाद पे जो ना हमने सारा ये
किया था। जी बिल्कुल ठीक है। फरजाना याकूब साहिबा, आप क्योंकि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं और अभी वहाँ पे जो चौधरी अनवारुल हक साहब की हुकूमत है और आपका बड़ा पार्टिसिपेशन है वहाँ पे, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी है वहाँ पे जो आप ये कह सकते हैं कि अच्छी वजारतें आप ही के पास हैं, वहाँ पे आवाम के जो मसाइल हैं इस पर शार्ट में आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक तो वहाँ पे आटे का बहरान है और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से पिछले दिनों हमने बड़े एहतजाज देखे, तो क्या कहेंगी कि वाकई में आप डिलीवर कर रहे हैं या नहीं? देखिए, आटे का बिलमो पहाड़ी इलाकों में बहरान होता है और डिलीवरेंस में कमजोरी है। बिल्कुल जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन डिलीवरेंस इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जी कोशिश तो की जा रही है। ऐसा नहीं है कि जी पता ही नहीं है हुकूमत को और वो बेहोश पड़ी है और वो कुछ करना नहीं चाह रही है, कुछ कर नहीं पा रही। तो पुंछ सेक्टर के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम, आपको पता है कोटा सिस्टम होता है, हमें सूबों से और फेडरल हुकूमत से लेना और ये सारा कुछ होता है, वो सारा सिलसिला चल रहा है। काम कहीं पर रुका नहीं, ना किसी और को इसको करने से रोका जा रहा है। जहाँ तक बिजली की बात है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट रही है। बिजली के नर्ख में जो इजाफा हुआ है और लोग बिल्कुल कतई राजी नहीं है इतने ज्यादा जो है वो बिल पे करने के लिए। और उसमें लोग जो है आवाम कह रही है कि जब बिजली आजाद कश्मीर जो है हाइड्रो पावर इतनी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है जो कि हमारी जरूरत से 2-3 गुना ज्यादा है, तो फिर हमें जो है बिजली के निर्ख हमारे कम होने चाहिए और इस पर जो इतने एडिशनल टैक्सेस हैं वो नहीं होने चाहिए। इसमें काफी सारे मसाइल में लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और बहुत एजिटेट किया। तो हुकूमत वक्त ने ये किया, पीएम साहब ने कमेटी भी बनाई हुई है लोगों से बात करने के लिए, लेकिन उसमें एक जो कोशिश की गई वो ये कि जो टैक्सेस रिमूव करके जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो पे की जाए, और उस पर भी फिलहाल देखा जा रहा है कि लोग उस तरह से मुतमईन नहीं है। लेकिन हुकूमत ने कमेटीज बनाई हुई है और जो प्रोटेस्टर्स हैं उसमें गुफ्तगू शनीद चल रही है। यकीनन लोग बहुत परेशान है इस कदर महंगाई के आलम में। तो जब आप आवाम से पूछेंगे तो वो आपको जरूर यही कहेंगे कि जी हम मुतमईन नहीं है, लेकिन साथ में आप ये भी देख लीजिएगा कि ये मुमकिन नहीं है कि बिजली बिल्कुल मुफ्त में किसी को दी जाए। जी एग्जैक्टली, ये बहुत मुश्किल है हुकूमत के लिए ये ऐसा काम करना कि मुफ्त में बिजली दी जाए। किसी न किसी तरह से अब मैं ये समझती हूँ कि यह हुकूमत का एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि उन्होंने ये कोशिश की कि अच्छा आप टैक्सेस ना दीजिए, जैसे पाकिस्तान में बाकी सारे इलाकों में ये बात भी कोई नहीं कर पाया, लेकिन आजाद कश्मीर की हुकूमत ने ये बात की कि अच्छा टैक्सेस ना दें, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो जरूर पे कीजिए। और बिजली के अगर बिल ना दिए गए तो नुकसान सिर्फ 1-2 लोगों का नहीं होता, उस पूरे इलाके का नुकसान होता है, क्योंकि आप वहां से बिल नहीं पे करेंगे तो फिर कनेक्शन कटते हैं। जब वापदा के लोग जाते हैं कनेक्शन काटने के लिए तो वहां पर भी एजिटेशन होती है और उन सरकारी मुलाजमीन को जो है हरासा किया जाता है। तो ये सारा कमेटी जो है वो डिस्कस कर रही है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो सके इन सारे मामला। मैडम आपका पॉइंट आ गया। आलमगीर खान साहब, साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना याकूब साहिबा, आपने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।